हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ उसके टॉपिक को करें। ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस तरह से बनाई गई थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया, उसको बनाने में क्या प्रोसेस रही थी, वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली Constitution was formally adopted on 26 November 1949, but it came in force in 26 1950s. ओके देखो ये क्या किया गया था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया, ये सारा जो है इसकी फॉर्मेशन हम आज करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया था। आगे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस तरह से फ्रेम्ड की गई, किस तरह से बनाई गई। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में बनकर रेडी हो गया था, लेकिन इन फोर्स में यह कह सकते हैं कि हम लागू जो था ना वो 26 जनवरी 1950 में आया था। क्यों? क्योंकि ये डिज़ायर थी पंडित नेहरू की। इसके पीछे एक रीज़न आता है कि 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ना उसमें इंडिपेंडेंस से पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि भी हम जो है ना आगे से 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 15 अगस्त 1947 को। तो ये 26 जनवरी है, इसको एक कह सकते हैं कि इसको स्पेशल डे बनाने के लिए पंडित नेहरू ने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 49 में 26 नवंबर 49 को बनने के बावजूद भी 1950 में जो है उनको अडोप्ट किया यानी इनफोर्सेबल किया। ओके तो इस डेट को स्पेशल बनाने के लिए 1950 में जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन फोर्स में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो सेटअप की गई थी अंडर द कैबिनेट मिशन 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था, यानी कि ब्रिटिश रूल ने जो है ना एक कैबिनेट मिशन भेजा था कि उसके थ्रू ये बताया गया था कि भी इंडिया और पाकिस्तान जो उसका पार्टीशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन वो अपना अपना अलग अलग जो है इंडियन अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिज़ाइन करेंगे। तो उसकी फॉर्मेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी फॉर्मेशन जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन के थ्रू बनी थी। अब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो 116 डेज में जो है 160 डेज जो है मीटिंग करती है विद इन 2 years एंड 11 months के बिटवीन में। ओके तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो हमें वाज गिविंग ए कॉन्स्टेंट शेप एंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। तो मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना वो इस तरह की शेप और फॉर्म करती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और वो किस चीज़ से इंस्पायर थी कि वो नेशनल मूवमेंट्स में जो प्रिंसिपल उन्होंने किया था कि उन्होंने जो थिंक किया था कि जो हमारे उस टाइम पे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा था कि भी हमारा जो कंट्री है वो इस तरह का होगा। उन्होंने जो वैल्यूज़ जो प्रिंसिपल्स जो पहले थे तो उन्हीं को अडोप्ट किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए। फर्स्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो टुक पैलेस ऑन द दिसंबर 9 1946 में। पहली जो मीटिंग होती है वो कब होती है? दिसंबर 9 1946 को होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट दिसंबर 11 1946 को। ओके यानी कि 2 दिन बाद। फिर उसके बाद में टू कोप बेसिक टाइमलाइंस थी जैसे फर्स्ट मीटिंग है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मेंबर क्या थे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से। ठीक है और मेड ऑन द प्लान फोर्स्ड बाय द कमेटी ऑन द ब्रिटिश कैबिनेट नोन एज कैबिनेट में। जो कैबिनेट मिशन है कि कैबिनेट मिशन ने ये परमिशन दी तो वो कैसे थे कि वो एक कमेटी थी जो ब्रिटिश कैबिनेट ने यानी कि जो ब्रिटिश में जो रूलर थे उनकी कैबिनेट ने हमारे इंडिया के लिए एक कैबिनेट मिशन या एक कमेटी बना के भेजी थी जिसको कैबिनेट मिशन बोला गया था। ठीक है अलॉटमेंट ऑफ सीट है वो किस तरह से किया गया था? वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रेशियो। ठीक है तो मतलब रेशियो सीट्स का रेशियो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग में रिकमेंड किया गया था, प्रोपोर्शनल रेशियो दिया था क्योंकि 1 सीट है वो इज इक्वल टू 10 लाख सीट्स 10 लाख पॉपुलेशन। ओके तो इस तरह से मतलब ये डिस्क्राइब किया था कि एक सीट मतलब 10 लाख लोगों पर एक कैंडिडेट या एक सीट मेजर की जाएगी। तो इस तरह से टोटल सीट्स का डिवीजन हुआ था, टोटल सीट्स बनी थी 292 थे ब्रिटिश रूल से, यानी कि जो प्रोविंशियल सीट्स थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर आती थी। 93 हैं वो प्रिंसली स्टेट से आती थी और 4 हैं वो चीफ कमिश्नरी से आती थी। लेकिन जैसे ही पार्टीशन होता है 1947 में उसके बाद में टोटल सीट्स थी 389 और बाद में क्या होते हैं कि वो रिड्यूस होकर जो है 299 रह जाती हैं।
ठीक है। तो प्रोविजनल मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रोविंशली स्टेट्स की असेंबलीज थी वो उनकी लेजिस्लेटिव थी, वो अपने मेंबर को अपने अकॉर्डिंग जो है उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना था। प्रिंसली स्टेट से जो है किंग को मतलब अपॉइंट करके भेजना था। लेकिन जो प्रिंसली जो ब्रिटिश रूल के अंडर जो आती थी प्रिंसली स्टेट, वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन किस तरह से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस तरह से किया गया था। ओके, तो अब बेसिक अगर हम टाइम लाइन देखें तो 9 दिसंबर 1946 को 1946 को क्या हुआ, तो मतलब बनना स्टार्ट हुआ 19 दिसंबर से 46 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में मेकिंग ड्यूरेशन टाइम था। 24 जून 1950 को साइन किए गए थे 284 मेंबर्स के थ्रू, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को केम इन फोर्स आ गया था। सो गाइस ये जो है 1946 नहीं है, 1949 है। ओके, तो इसको 1949 कर लेना। तो ये सारे जो है एक टाइमलाइन है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो हमें याद करनी पड़ती है। पॉइंट आता है माउंटबेटन प्लान आता है। जो पार्टीशन हुआ था तो उसमें एक माउंटबेटन प्लान आया था, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है पार्टीशन हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसका भी पार्टीशन हुआ था। तो ये प्लान कब आया था, 3 जून 1946 को आया था। उसके बाद आफ्टर पार्टीशन जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 299 मेंबर्स जो है वो लेफ्ट रह गए थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए। ओके, अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसके फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या था, तो मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके फीचर में आता है कि उसके जो मेंबर्स थे वो हर रिलीजियंस के रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब कुछ भी हो, तो हर किसी रिलीजन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। असेंबली हैड 28 शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर्स, तो मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इक्वली दिया गया था कि भी वहाँ पर उसमें जो है 28 शेड्यूल कास्ट के मेंबर उसमें रिप्रेजेंटेड थे। असेंबली मेंबर हैव द पब्लिक क्रेडिबिलिटी, असेंबली मेंबर्स के पास जो है ना पब्लिक क्रेडिबिलिटी, यानी कि पब्लिक की ओपिनियन थी, पब्लिक का उनके ऊपर भरोसा था कि वो जो है ना वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए वर्क नहीं करेंगे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए करेंगे। तो इस विश्वास के साथ ही उन मेंबर्स को जो है वहाँ पर क्रेडिबिलिटी मिली हुई थी कि उनको ये काम सौंपा गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करें, ठीक है। अब आता है इन असेंबली 82% ऑफ सीट्स वर ऑक्यूपाइड बाय द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ। तो 82 सीट जो कांग्रेस पार्टी जो पार्टीशन से भैया नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंस से पहले की जो पार्टी थी, और एक तरह से कह सकते हैं कि वो अंग्रेज़ों के साथ रिप्रेजेंट करती थी, बीट करती थी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को, कह सकते हैं कि उन्होंने लीडरशिप जो है कि उनको उन्होंने लीड किया था, कांग्रेस पार्टी ने लीड किया था नेशनल मूवमेंट्स को। तो उसमें से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसमें 82% सीट्स थी वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे। तो कांग्रेस पार्टी का भरोसा ऑलरेडी लोगों के ऊपर था, तो इन मेंबर्स के ऊपर भी लोगों का भरोसा था, ठीक है। तो अब आता है कि कॉन्स्टिट्यूंट जो वर्किंग प्रोसेस थी वो किस तरह की थी। तो इन वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सम पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड लाइक, तो हमने मतलब ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वर्किंग प्रोसेस में किस तरह से क्या मतलब, तो इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, तो मतलब ये देखना था कि ये मूवमेंट्स है, ये जो वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरह से चलाई गई, किस तरह से कंसिडर की गई। तो देखिए वर्किंग प्रोसेस में जो हमने 3 पार्ट किए थे, नेशनल मूवमेंट्स और डेलिब्रेशन और जो ऑब्जेक्टिव था वो सारी चीज़ें। तो नेशनल मूवमेंट्स को कहते हैं, नेशनल मूवमेंट कहते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ द फ्रीडम, द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल दैट नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ब्रोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय द पंडित नेहरू इन 1946। जब देखो मैंने कहा था कि 1946 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ बेसिक वैल्यूज और प्रिंसिपल को एड ऑन किया था। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन वैल्यूज़ और इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होने चाहिए, और उनको एम करके जो है हम आगे अपने रूल और रेगुलेशंस बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस में किस तरह की चीज़ें आती थी, फंडामेंटल कमिटमेंट्स आई थी, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, ये सारी चीज़ें जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस होनी चाहिए, सबको अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन था। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में क्या है कि डेलिब्रेशन का मीन क्या हो गया, प्रोसीजर अडोप्ट वैल्यूज गेन्ड बाय इट मीन्स दैट
देर आर मैनी इश्यूज इन मेकिंग लॉ। ऑब्वियसली हमें पता है कि लॉज को बनाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे। तो उसके बेस पे तो डेलिब्रेशन का मीनिंग हुआ कि इस तरह से प्रोसीजर अडोप्ट किया जाए कि इन इश्यूज़ को सोल्व आउट किया जाए, इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट किया गया। जैसे कुछ इश्यूज ऐसे थे कि भी दो पार्टीज हैं, उन दो मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि भी हम इस चीज़ को अडोप्ट करें या इस चीज़ का, तो उनके सॉल्यूशन के लिए जो है या उनका बातचीत के नेगोशिएशन के थ्रू उस पर डिस्कशन किया गया, डिबेट किया गया, रिजोल्यूशन किया गया और प्रॉब्लम को सोल्व किया गया। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रॉब्लम का नाम लेते हैं कि हमारे यहाँ पर अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, सरफेस होना चाहिए नियर फेडरल सिस्टम है। तो इनके ऊपर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके बीच में डिबेट हुई थी, उन्होंने अपने अपने जो है व्यूज़ रखे थे और उसके बाद में जो है इन चीज़ों को अडोप्ट किया गया था कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम होना चाहिए। ओके, तो मतलब जितने भी पॉइंट लॉज बनाने थे उनके लिए हर किसी पे जो है डिबेट की गई थी, इश्यूज़ को क्रिएट किया, नेगोशिएशन के थ्रू जो है फॉर्मूले यहाँ पर रूल और रेगुलेशंस को अडोप्ट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में यही बात है कि बेसिक प्रिंसिपल ये गया था कि गवर्नमेंट जो है या पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो किस तरह से किया जाए, गवर्नमेंट के पास को पावर्स किस तरह से दी जाएंगी कि भी जो है कोई एक जो है डिक्टेटर ना बन पाए या फिर कह सकते हैं कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। तो ये बेसिक जो हमारे प्रिंसिपल और वैल्यूज़ में था कि हमें डेमोक्रेसी यहाँ पे एस्टैब्लिश करनी है, सोवरेनिटी यहाँ पे रखनी है, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन वैल्यूज़ को फॉलो करना। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरह की होनी चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक और कमिटेड हो और पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम कर पाए। तो इस तरह की उन्होंने बनाया था। तो इसी तरह से उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया और उन्होंने किस चीज़ को अडोप्ट किया, हमारी गवर्नमेंट में हमने जो है पावर शेयरिंग जो है इसको यूज़ किया कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों के बीच में पावर शेयरिंग कर दी। सेकेंडली हमने जो फेडरलिज्म सिस्टम या स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में जो हमारा वर्टिकल पावर शेयरिंग का जो है उसको हमने किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हमने अडोप्ट किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की गई। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारे इस टॉपिक में आती हैं कि वर्किंग प्रोसेस में जो है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी है, किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन